नमस्कार। इस वक्त हम श्रीनगर में मौजूद हैं और डल झील के किनारे हम मौजूद हैं। डल झील की लहरों से आने वाली ठंडी हवाओं की तासीर ये एहसास कराती है कि कश्मीर में सुकून भरा पड़ा है। डल झील की कहानी अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है और इस डल झील के जरिए कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी भी संवर रही है। कैसे? चलिए हम आपको पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके आसपास बहुत सारे शिकारे नज़र आ रहे होंगे। आप देखिए, ये हाउस बोट भी है और इस डल झील में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने शिकारों पर एक घर सा बना रखा है। आप देखेंगे वहाँ न्यू वाइट हाउस या अलग अलग नाम उसे दिए गए हैं। इस तरह से इन शिकारों पर लोग रहते हैं। आप जैसे एक होटल बुक करते हैं, होटल में रात में रुकते हैं, वैसे आप इन शिकारों पर भी रात में रुक सकते हैं। और तो और आपको सामने दिखाना चाहेंगे, थोड़ी दूर पर आप जब देखेंगे तो बहुत बढ़िया सा मतलब चाय कॉफ़ी के लिए रेस्टोरेंट भी इन्हीं शिकारों पर तैयार कर दिया गया। ये है वो डल झील। एक आंकड़ा ये कहता है कि 5,000 से ज़्यादा शिकारे यहाँ पर चलते हैं, या ये अगर यहाँ पर हाउस बोट को अगर आप मिला देंगे तो कुल मिलाकर यहाँ 10,000 से ऊपर की तादाद हो जाएगी। और यहाँ कश्मीर के हज़ारों लोगों को ये शिकारे रोज़गार मुहैया करवा रहे हैं। दरअसल वो ऐसे कि एक शिकारे पर कम से कम 4 से 5 लोगों को नौकरी या रोजगार मिलता है और इन शिकारों के जरिए उनका घर परिवार चलता है। कश्मीर का चूंकि पूरी इकॉनमी कश्मीर की टूरिज्म पर टिकी होती है और कश्मीर आने वाला या श्रीनगर आने वाला हर व्यक्ति डल झील ज़रूर आता है। डल झील सिर्फ एक झील भर नहीं है, बल्कि मोहब्बत की खूबसूरत निशानियाँ और ना जाने कितनी मोहब्बत की कहानियाँ इस झील में तैयार हुई हैं। इसलिए डल झील को बहुत ऐतिहासिक माना जाता है। डल झील की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी 2 अलग अलग कहानियाँ कही जाती हैं। 2 सिद्धांत अभी तक दिए गए हैं। आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि दूर दराज से जो लोग आए हैं या हिंदुस्तान के कोने कोने से जो लोग आए हैं वो यहाँ पर शिकारे की सैर कर रहे हैं। और देखिए, खूबसूरत जोड़ियाँ आपको इन शिकारों पर नज़र आएंगी। वहाँ मीठे मीठे और बहुत रोमांटिक गाने भी बजते हैं और ये खूबसूरत एहसास इस डल झील का आपको ताउम्र याद रहता है, चाहे आप ज़िंदगी के किसी पड़ाव पर चले जाएँ। अब हम जरा उन 2 सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं कि ये डल झील कैसे तैयार हुआ या कैसे बना। पहला सिद्धांत तो ये कहता है कि एक बार झेलम नदी में बहुत भयानक बाढ़ आई थी। बाढ़ इतनी भीषण थी कि नदी के कई मुहाने बन गए और कई हिस्सों में ये नदी टूट गई थी। उन्हीं में से एक हिस्सा यहाँ पर तैयार हुआ और इस तरह से बन गई, वो झील की शक्ल में तब्दील हो गई और इस तरह से डल झील तैयार हुआ। एक जो दूसरा सिद्धांत कहलाता है वो ये कि क्योंकि आप देखेंगे डल झील के सामने ये कश्मीर की वादियाँ हैं, श्रीनगर के सामने ये सारी वादियाँ जो सामने आपको नज़र आ रही हैं, ये ठंड के दिनों में बर्फ़ से पूरा ढक जाता है। एक बार हिमनद टूटा और हिमनद चूँकि टूटा तो अलग अलग हिस्सों में बटा और एक हिमनद ऐसा टूटा, इतना भीषण वो हिमनद टूटा कि यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ इकट्ठा हो गया। बाद में चूँकि कालांतर में वो बर्फ़ पिघलती चली गई और इस तरह से उसने झील का शक्ल ले लिया और तब तैयार हुआ ये डल झील। यहाँ पर खूबसूरत शिकारे देखिए आप, परिवार के लोग आते हैं यहाँ पर, परिवार के साथ घूमते हैं, डल झील को एंजॉय करते हैं, उसका आनंद उठाते हैं। तो इस तरह से ये डल झील तैयार हुआ। इस डल झील में लोगों की रोजी रोटी का एक और भी बड़ा ज़रिया है। वो क्या कि यहाँ पर मछली पालन भी होता है, जो श्रीनगर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रोज़गार पैदा करता है। अब ज़रा डल झील के बारे में एक और जानकारी आपको दे दें कि करीब ये 18 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ये पूरा डल झील। इसकी चौड़ाई जब आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ से सामने बहुत कम नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप चौड़ाई देखेंगे तो कहा जाता है, जो सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 3.5 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है और इसकी गहराई 20 फीट से ज़्यादा है। इसकी गहराई 20 फीट से ज़्यादा है। डल झील ठंड के दिनों में पूरी तरह से ये बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो अभी जैसे पानी का प्रवाह है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ आपको बर्फ़ जमी नज़र आएगी। यहाँ जो शिकारे चलते हैं वो बंद हो जाते हैं, ठहर जाते हैं, क्योंकि दिसंबर और जनवरी के महीने में और ख़ास तौर पर जब चिड़ियाकला का मौसम आता है या समय आता है, तब ये चारों तरफ आपको यहाँ जो पेड़ हैं, हरे भरे पेड़ नज़र आ रहे हैं, वो भी पूरी तरह से बर्फ़ की चादर में ढक जाते हैं। ये डल झील सिर्फ श्रीनगर या कश्मीर के लोगों के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी शान शौकत का विषय रहा है। कैसे, ये आपको समझाते हैं। अभी पिछले साल G20 समिट हुआ था। ये आपको भी पता है कि जब G20 समिट हुआ तो वो भारत के लिए कितनी फ़ख्र की बात थी। G20 समिट में इसी डल झील में 17 देशों के प्रतिनिधि, करीब 40 देश हमारे यहाँ थे, लेकिन 17 देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, शिकारे की सैर कराई गई, यहाँ पर रुकने का इंतज़ाम किया गया, रात भर वो रुके डल झील और उन्होंने श्रीनगर को पूरा देखा,
महसूस किया, कश्मीरियत को महसूस किया। और कहते हैं कि अगर आपको कश्मीरियत को महसूस करना है तो डल झील का एक बार सैर आप ज़रूर करें, शिकारे की सैर आप ज़रूर करें, तभी आपको ये एहसास होगा कि डल झील क्या है, इसकी अहमियत क्या है। और इसके अलावा जब आप श्रीनगर में आएंगे और आप डल झील के बगल से गुजरेंगे तो आपको जुहू चौपाटी की भी याद आ जाएगी। हालांकि कंपैरिजन करना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब आप गुजरेंगे तो आपको थोड़ा बहुत उसका एहसास ज़रूर आएगा। देखिए डल लेक में कैसे लोगों का रोजी रोजगार चलता है या उनकी रोजी रोटी चलती है। सामने देखिए, आप जब लेक का सफ़र करेंगे या लेक में जब बोटिंग करेंगे आप या शिकारे को बुक करेंगे तो आपको अंदर अगर खाने पीने की चीज़ें चाहिए या फ्रूट्स चाहिए या फिर कुछ भी जैसे कि बच्चों के लिए खिलौने चाहिए या कोई भी महंगे आइटम चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर फ्लोटिंग दुकानों में आपको मिल जाएगी। सामने देखिए एक फ्रूट्स की दुकान जा रही है जो कि फ्लोटिंग शॉप है। वहाँ लोग बैठे भी हैं और वो फ्लोटिंग शॉप भी है, वहाँ से आप फ्रूट्स खरीद भी सकते हैं। दिन भर इसी में रहते हो? हाँ सर। दिन कहाँ कहाँ तक ये आपका फ्लोटिंग शॉप जाता है? हमारा रोड इधर ही है। कितना किलोमीटर चलते हो? लगभग दिन भर ऐसे ही चलता है, उधर से इधर, इधर से उधर। मसाला भी डालना है। तो ये सारे फ्रूट्स आप जो लेके आए हो एक दिन में बिक जाएगा या 2-4 दिन लग जाते हैं? अगर काम होगा एक दिन में भी बिक जाएगा। काम होता है अभी? मगर इस टाइम ऑफ सीजन है। कौन सा सीजन आप लोगों का ऑन होता है, मतलब ज़्यादा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। क्या नाम हो आपका? हफीज। कहाँ रहते हो आप? हम अंदर गांव में रहते हैं। कितनी दूर है यहाँ से गाँव? अच्छा, इसी में डल में ही है? डल में ही, डल में ही। बड़ा वाला कितने का है? छोटा वाला 100। और देखिए इसी तरह जहाँ शिकारे चलते हैं उन्हीं के बीच ये फ्लोटिंग शॉप लेकर जाते हैं यहाँ के जो शिकारे चलाने वाले लोग हैं, जो नाविक हैं, और वो वहाँ पर ले जाकर उसे बेचते हैं। ऐसे बहुत सारी दुकानें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। करीब ऐसी रजिस्टर्ड दुकानें 500 से ज़्यादा हैं जो फ्लोटिंग शॉप्स हैं डल लेक के भीतर। यहाँ के लोग बताते हैं कि डल लेक पहले करीब 30 किलोमीटर के आसपास का हुआ करता था, लेकिन अब ये धीरे धीरे लेक छोटा हो रहा है, सिकुड़ रहा है। तो सामने एक बहुत अद्भुत उदाहरण है डल लेक ने कैसे लोगों को जीना सिखाया है इस बात का। तो अभी इस वक्त हम डल के बीच में हैं। डल मतलब झील, और आप देखिए चारों तरफ कैसे शिकारे घूम रहे हैं। अभी हमने यहाँ से देखिए फ्रूट सलाद खरीदा है, और इस डल की खूबसूरती जब आप झील में उतरते हैं तभी आपको इसका एहसास होता है। हम अभी डल में बसने वाले गांव की तरफ जा रहे हैं और हम उस जगह पर भी जाएंगे जहां इस तरह के शिकारे तैयार होते हैं, जहां जिस शिकारे में लोग घूमते हैं वो शिकारे कैसे बनाए जाते हैं ये भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हम। तो हम डल के गांव में मौजूद हैं। आप देखिए ये छोटी छोटी दुकानें यहाँ सजी हैं और ये फ्लोटिंग शॉप्स हैं। नीचे इनका एक बेस तैयार किया गया है और डल लेक के बीचों बीच इन शॉप्स को तैयार किया गया है। यहाँ आप सब कुछ खरीद सकते हैं। कॉस्मेटिक चाहिए वो भी मिलेगा, आपको ड्रेस चाहिए वो भी मिलेगा, वुलन क्लॉथ चाहिए वो भी मिलेगा, शॉल चाहिए वो भी मिलेगा, सब कुछ। मैगी पॉइंट भी बनाए गए हैं। और इस साइड देखिए ड्राई फ्रूट शॉप है जो कि बिल्कुल डल के बीचों बीच। ये हम किधर जा रहे हैं अभी? हम जा रहे हैं जहाँ पे ये नाव बनती है फैक्ट्री। अच्छा, वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे थोड़ा कैसा बनाता है ये नाव कैसे बनता है। हाँ, और ये जो जितने डल लेक में जितने नाव चलते हैं ये सब वहीं बनते हैं? वहीं बनते हैं। वो 2 कारखाने हैं यहाँ पे, तो वही लोग बनाते हैं यहाँ पे। अभी हम उस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये जो छोटे छोटे घर बने ये क्या है? ये जो छोटे छोटे घर बन यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये शॉप है। हाँ, इनके पीछे जो है वो घर है। ये इधर गांव है पूरा? हाँ, इनके आगे दुकान है, पीछे मकान है। लेकिन एक चीज मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि अभी मैंने देखा एक शादी फंक्शन चल रहा था। थोड़ा मैं आगे आता हूँ तो आप मेरी आवाज़ सुन पाए। अभी एक शादी फंक्शन चल रहा था आगे। हाँ जी। तो क्या डल के बीचों बीच शादी हो जाती है? डल के बीचों बीच शादी हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि डल वाला डल में ही शादी करेगा। वो सिटी में भी लड़की यहाँ आ सकती है
यहाँ की लड़की सिटी में भी जा सकती है, मतलब ये चलता रहता है। ये भी एक सिटी का पार्ट है डल लेक। और डल लेक में ये खासियत है, जो यहाँ की लाइफ है नेचुरल लाइफ चल रही है। यहाँ पे जो लोग, यहाँ पे हम लोग जो रह रहे हैं, हम लोग यहाँ पे विलेज के लोग माने जाते हैं। हमारा यहाँ पे ज़्यादा खेती बाड़ी चल रही है और यहाँ पे हर किसी के घर में आप देखोगे कारपेट्स, शॉल, साड़ी, उसके ऊपर वो एम्ब्रॉयडरी, वो काम ज़्यादा करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो मैन्युअली काम है वो ज़्यादा होता है। जो लूम का होता है, जैसा कि मशीन पावर लूम होता है, पावर लूम यहाँ पे कम ज़्यादा होता है यूज़। यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है। क्या हो रहा है? वो घर घर फेरी कर रहे हैं, फेरी चल रहा है। ये वो ठीक कर रहा है। आपका कुछ खराब हो गया, वॉशिंग मशीन खराब हो गया तो वो बना सकते कुछ भी रिपेयरिंग कर सकते। ये देखो, ये कारखाना बना, इनके घर पीछे हैं। ये सब लोग इसी गांव में रहते हैं। आप ये कारखाना दिखाइए। अच्छा, ये नाव बन रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ शिकारे जितने चलते हैं वो सब यहीं बनते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, यहाँ पे भी बनते हैं। 2 कारखाने हैं। क्या क्या पूछा आपने? मैंने इसको पूछा आपका मालिक यहीं पे, वो बोलता वो कहीं मार्केट गए हैं। अब हम दूसरे कारखाने पे जाते हैं, वहाँ पे मालिक देख सकते हैं। अगर वहाँ पे होगा वो आपको कुछ इंटरव्यू देगा, वो बताएगा कि ये किस लकड़ी से बनता है, क्या इसमें मटेरियल, क्या खर्चा आता है, वो ये थोड़ा एक्सप्लेन आपको करेंगे। जैसे एक चीज़ बताइए कि शादी वादी जब होती है तो लोग तो ये देखते हैं ना कि लड़का क्या करता है। मान लीजिए लड़का डल में रहता है, तो ये तो लड़की वाले पूछते होंगे ना लड़का क्या करता है। ये पूछते हैं ज़रूरी, मगर यहाँ पे सबसे पहले देखा जाता है कि लड़का अगर है, अगर उसके पास मतलब जॉब नहीं है या वो प्राइवेट अपना बिजनेस करता है। दूसरा देख करता है कि लड़का कोई ड्रग से मुलस्वा नहीं है, कोई गलत काम तो मत कर रहा है। वो चीज़ें वो पहले देखता है। यहाँ पे वो चीज़ें सही होगा तो लड़के को हाँ करता है। क्योंकि यहाँ पे जो डल में हर कोई अपना रुपया 10 कमाता है, कोई बेकार नहीं है। इधर के लोग जॉब क्या करते हैं? ज़्यादातर यहाँ पे अपना ही करते हैं। 5% यहाँ पे जॉब करते हैं, बाकी 95% यहाँ पे टूरिस्ट के साथ वाबस्ता है। टूरिस्ट है तो रुपया 10 अच्छे खासे मिल जाते हैं। और जो 5% जॉब करते हैं वो क्या करते हैं? वो कौन सा जॉब करते हैं? वो मतलब आधे लोग यहाँ पे मोटर बोट सर्विस करते हैं पुलिस के साथ, या कोई भी डल में जो वर्कर चाहिए गवर्नमेंट मुलाजिम, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हम उस फैक्ट्री में आप पहुंचे हैं जहां पर ये शिकारे तैयार होते हैं और हाउस बोट तैयार होता है। यहाँ पर काम करने वाले कारीगर मौजूद हैं। हम सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस शिकारे में ऐसा क्या होता है जो पानी में रहने के बावजूद सालों साल तक इनको कुछ नहीं होता, या हाउस बोट जो तैयार होते हैं वो सालों साल कई महीनों तक पानी में ही रहते हैं लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं होता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहेल अहमद है। कहाँ से हैं आप? मैं कुपवारा से हूँ। अच्छा, यहाँ काम कर रहे हैं, डल में काम कर रहे हैं। जी सर। तो ये बताइए, ये एक जो आपने शिकारा तैयार किया है, कितना वक्त लगता है इसको तैयार करने में? क्या प्रोसेस है इसका? इसको हर 6 दिन लगते हैं इसको तैयार करने में। और इसकी लकड़ी जो है वो देवदार की है। इसको एक शिकारा को लगती है 40 फीट लकड़ी। ये 40 फीट की होगी? 40 फीट की लकड़ी लग रही है। लकड़ी लगी फुट हिसाब की, स्क्वायर फुट हिसाब की। और ये लंबाई इसकी 30 फुट है। ऐसा क्या होता है इसमें शिकारे में या जो हाउस बोट बनते हैं उनकी लकड़ियों में कि वो पानी में रहने के बाद भी ख़राब नहीं होती? ये खासियत इसकी है ये, क्योंकि जो बहुत तगड़ी लकड़ी है, जो कि अगर हम हाउस बोट बनाएंगे उनमें हमें 3 इंच मोटा लकड़ी यूज़ करना है। इसमें हमें 100 दिन लकड़ी यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें उसे जोड़ने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टफ होता है हाउस बोट को। हाँ, हाउस बोट को, क्योंकि जो उस कारीगर को अपने कंधे पे लेते हैं वो बनाना, वो उनको बहुत टफ होता है, क्योंकि उनको 5 करोड़ भी देने पड़ेंगे अगर वो गलत हो गया। क्योंकि अगर इसमें वो हम रस्सी डालते हैं, क्योंकि जिसमें हमें पता चलता है कि सीधा हो गया है। पानी में अगर इनको थोड़ा सा ऊपर बैलेंस अप डाउन होगा तो ये कारीगर पे सब मसला पड़ता है। क्योंकि इसलिए कारीगर इसका बहुत ज़्यादा हाई रेट लेता है, क्योंकि उनकी सैलरी बहुत होती है हाउस बोट बनाने वालों। हाँ, हमें भी अच्छी सैलरी मिलती है, क्योंकि हाउस बोट बनाने में जो आप बता रहे हैं इतनी मेहनत होती है, मतलब एक छोटी सी भी अगर कमी रह जाए तो पूरा बोट बिगड़ जाता है। पूरा बोट बिगड़ जाता है, क्योंकि हर चीज़ का हिसाब होता है। क्योंकि
अगर कोई पीस काटे तो जॉइंट कोई काटे, उनको देखना पड़ता है, जो हमारा हेड होता है, क्योंकि अगर हाउस बोट का हेड साहिल होगा, ये इनको पता होगा कहाँ पे क्या काटना है, क्योंकि हम नहीं काट सकते खुद, क्योंकि हमें एक उस्ताद के अंडर काम करना पड़ता है। जब अगर आप खुद उस्ताद होगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपको पता है मुझे किस टाइम पे कहाँ काम करना है, क्योंकि अभी इस टाइम ऐसा हालत हो रही, क्योंकि हमारे कारीगर जो हमारे वस्ता है, जो अभी शादी पे हो गए, तो उनको पता है मुझे 2 बंदे हैं कारखाने पे, उनको पता है वो ये काम पूरा कर सकते हैं, इसलिए हम काम पे आए हैं। अगर हम काम नहीं जानते तो हम घर में बैठते, क्योंकि माशाल्लाह बहुत सीखा है यहाँ पे। क्योंकि जब मैं पहले आया था तो मैं कुछ जब मैं देखता था, मैं बोलता था ये कैसे बनाऊंगा, मैं कहाँ आऊँगा, क्या है काटना है, किस टाइम की लकड़ी काटनी है, क्या काटना है। तो फिर मैंने जब सीखा तो आज बहुत आसान लगता है, क्योंकि एक हाउस बोट बनाने में कितना खर्च आ जाता होगा? 5 करोड़ 5 करोड़ का खर्च करोड़ का इतने में तो घर बन जाता है, घर बन बहुत आलीशान घर बन जाएगा। आराम से घर बन जा सकता है, क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्ले। हाँ, लेकिन लोग टूरिस्ट तो आते हैं तो भावी नहीं तो 1400-1500 में रूम ले लेते हैं, 2000-3000 में रूम ले लेते हैं। मिलते हैं ना, क्योंकि अभी रेट बहुत डाउन है। अच्छा, एक हाउस बोट अगर आपने पानी में उतार दिया तो वो कितने सालों तक चल सकता है? 100 साल तक, क्योंकि 100 साल? 100 साल उसमें 3 इंच 3.5 इंच की लकड़ी मोटी लगती है, क्योंकि उसमें जब हम लकड़ी लाते हैं तो हम शिकारा में जब पानी में डालते हैं तो हम गारंटी बैठते हैं गारंटी देते हैं? किस बात की गारंटी देते हैं? कि ये खराब नहीं हो जाएगा, लकड़ी खराब नहीं होगी, इसमें पानी नहीं आ जाएगी। ऐसा क्या क्या होता है इस लकड़ी में? ये वाटर प्रूफ होती है। इसमें एक किस्म की लकड़ी है, वो ये है ना, ये सर ये अलग होते हैं, इसको इतना सा काटना है, और ये इसको बोलते हैं वाटर प्रूफ। यहाँ तक वाटर प्रूफ है ये एक लकड़ी, इसको हम गारंटी दे देंगे, इसको नहीं दे सकते हैं। अच्छा, मतलब ये हिस्सा आप दिखाइए जरा सा, इतना हिस्सा आप दोनों के कलर में फर्क है ना। हाँ। डिफरेंट इतना होता है। हिस्सा ये जल्दी खराब हो, अगर ये पानी में 2 साल के बाद खराब हो जाएगा। ये वाटर प्रूफ होते हैं। कलर का हिस्सा है, ये कलर का हिस्सा है। इसको बोलते हैं पख्त देवदार बोलते हैं इसको। पख्ती देवगा? हाँ, पख्त देवदार बोलते हैं इसको। ये वाटर प्रूफ होता है, इसको हम गारंटी बैठते हैं, पानी में ये खराब नहीं हो जाएगा। इसको हम 2 साल तक गारंटी बैठ सकते हैं और नहीं, इसीलिए ये शिकारा महंगा होता है सर। अच्छा, तो शिकारा बनाने में कितना खर्च आता है? आ जाता है 3 लाख शिकारे में। एक शिकारा, इस शिकारे की कीमत जब आप पानी में उतारेंगे या दूसरों को बेचेंगे तो 3 लाख का आएगा, या बेचेंगे ज़्यादा? जैसा जैसे रेट होगी अभी इस टाइम। अच्छा, मुझे ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, कस्टमर बोलता है ना मुझे ऐसा काम करो, जिस हिसाब से हम काम करेंगे उस हिसाब से रेट भी ज़्यादा बढ़ती है। अच्छा, आप लोग डल के बीच में रहते हो और आप यहाँ से कुपवाड़ा से आए हो। जी जी सर। तो आप लोग की पढ़ाई लिखाई कैसे हुई? पढ़ाई लिखी मैंने भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर तक पढ़ा है, अभी भी एडमिशन जारी है मेरे। अभी पढ़ाई करते हो? अभी पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम जब होता है तब मैं घर जाता हूँ एग्ज़ाम देने, फिर आ जाता हूँ, क्योंकि अभी नौकरी नहीं मिली है सर। रात भर पढ़ता है। क्या? ये रात भर पढ़ता है, दिन भर काम करने के बाद? ये काम करता है, रात भर पढ़ता है। इनके सब किताब यहीं पे है, रात भर ये पढ़ता है, क्योंकि ये 3 बजे 3:30 बजे सोता है, फिर सुबह उठता है 7 बजे से 8 बजे तक ट्यूशन जाता है, मास्टर इनका है, तो उसके बाद ये काम पे आता है। मास्टर भी डल में ही है आपके? टीचर डल में ही है? हाँ, घर में वहाँ डगमाला बोलते हैं इसको। मतलब एक मोहल्ला है, मोहल्ला है, डगमाला। डगमाला बोलते हैं इसको। पूरी पढ़ाई नहीं हुई? नहीं, पूरी पढ़ाई नहीं हुई, क्योंकि घर में 4 बहनें थे, इसलिए पढ़ाई नहीं हुई, क्योंकि कमाने वाले तो हम ही है, क्योंकि अगर हम ही पढ़ेंगे तो घर वालों को शादी होगी। छोटे जब होते हैं तो बादशाह होते हैं, बड़े हो जाते हैं तो फिर टेंशन बढ़ जाती है, घर का भी सोचना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी का भी सोचना पड़ता है, इसलिए टेंशन बढ़ जाती है। फिर भी पढ़ाई करते हैं हम और अपने काम भी ढूंढते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, इधर आइए। यहाँ पर डल में ये मोदी जी की, हाँ आपने बैनर, मोदी जी का बैनर लगा हुआ है ये तो। हाँ, ये तो मोदी जी का बैनर, और यहाँ के राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं, ये दिख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, ये आपने ढकने के लिए बैनर लगा दिया। अच्छा, मतलब यहाँ के यूथ या आप लोग पॉलिटिकल कितना एक्टिव हैं? ये किसकी तस्वीर है आपको पता नहीं? जी जी सर। किसकी है? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। अच्छा, कैसे लगते हैं ये आप? ये भी अच्छा है, इसने भी बहुत कुछ किया है, मैं नहीं बोलूँगा कुछ नहीं किया है, बहुत कुछ किया है इसने भी, लेकिन फिर भी कश्मीर में बहुत गुर्बत आई है, क्योंकि नौकरी में नहीं मिल रही है। अभी भी मैंने बोला ग्रेजुएशन करके लड़के वो भी ऐसे ही, अभी नौकरी नहीं मिली है इन लोगों की। कैसे लगते हैं आप? बहुत अच्छे लग रहे हैं, फिर भी ठीक है।
अच्छा, इनकी तस्वीर तो आप पहचान गए होंगे, लेकिन एक बात बताइए आपको, जैसे मैं 2-4 नाम बताऊं, जैसे कि फारूक अब्दुल्ला साहब को जानते हैं? हाँ जानते हैं, उमर अब्दुल्ला साहब, उनको भी जानते हैं, महबूबा मुफ्ती, उनको भी जानते हैं सब, और राहुल गांधी, उनको भी जानते हैं, और नरेंद्र मोदी को तो आप जानते ही सामने। उनको भी जानते हैं इनमें सबसे बेस्ट आपको कौन लगता है? और राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी लगता है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो अच्छे इंसान है, वो हर एक की बात करते हैं। अच्छे तो सब लोग हैं सर, पहले बात कोई डिफरेंट होती है बात में, वो बोल रहे हैं मैं कुछ करूँगा फिर करते हैं, अभी तक कुछ नहीं किया है। मैं बोलूँगा बोलते तो सब लोग हैं इसे, अभी तो सब लोग हैं, मगर उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी कहा कि हम कश्मीर के लिए करेंगे, 370 हटेगा, वापस लाएंगे उसको, ये सब तो उन्होंने फिर भी कहा। राहुल गांधी ने भी कहा, नरेंद्र मोदी भी कहते हैं। तो आपको किसकी बात ज़्यादा समझ में आती है? ज़्यादा तो हमारी राहुल गांधी की बात आती है। अच्छा, एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग मुसलमान हैं, राहुल गांधी मुसलमानों की बात करते हैं इसलिए समझ आती है? नहीं, मोदी भी मुसलमानों की बात करते हैं, मैं क्योंकि धर्म की कोई बात नहीं है, धर्म चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, हम सब लोग इंसान ही हैं, क्योंकि इंसानियत होती है। क्योंकि आप हिंदू हो, आप हम पे रहम करोगे तो वो ठीक है, मैं मुस्लिम हूँ, आप पे रहम करोगे, कश्मीर में आप आए, मैं आपकी मेहमान नवाजी करूँगा अच्छी तरीके से, आप क्या बोलोगे वहाँ पे? वो कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अगर हम आपके साथ बुरा करेंगे तो आप हम वहाँ बोलेंगे बुरा ही किया हमसे साथ, इसलिए क्योंकि जो अच्छा करेगा ना उनके लिए हम बहुत सपोर्ट करते हैं। डल में अभी वोटिंग का है, तो वोट देने आप लोग कहाँ जाएंगे फिर? तो पानी चारों तरफ पानी है। यहाँ पे बहुत सारे आंगनवाड़ीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, वहाँ पे भी वोट का बूथ बनाएंगे। दूसरा, यहाँ पे एक शमशाम घाट था जहाँ पे पहले हिंदुओं को जलाया जाता था, तो वो ग्राउंड भी खाली पड़ा है, तो वहाँ पे भी पोलिंग बूथ बनाते हैं, तो वहाँ पे भी लोग जाते हैं। से आप लोगों को इबादत करनी होती है तो किधर जाते हो आप लोग? हमारे हर मोहल्ले में अपनी मस्जिद रहती है, छोटी मोटी, मतलब वो झील के बीच में ही? झील के बीच में। हाँ, अगर बड़े इज्तिमा में जाना होगा वो रोड पे ऊपर है। तो यहाँ पे छोटे छोटे मस्जिदें हैं हमारे पास। मैं भी एक आपको बाहर से ही दिखाता हूँ कि अंदर तो ये लोग नहीं अलाउ करेंगे, ये बाहर से दिखाता हूँ। ये देखो, जो वो मीनार है ना ग्रीन कलर का ऊपर लगा हुआ है। अच्छा, वो मीनार एक बार दिखाइए। वहाँ पर एक मीनार है, मस्जिद है, यहाँ पे कोई जैसा 20-25 चूल्हे हैं, इन्होंने अपनी पर्सनल बनाई है। इस तरह के मतलब हर मोहल्ले में आपको एक मस्जिद है? हाँ जी, हाँ जी। जो जहाँ पे कॉलोनीज है, 20-25-15 चूल्हे के घर है, तो उनको अपना अपना पर्सनल है। अच्छा, जैसे ये तो चलो दिन है तो यहाँ रोशनी है, ये सब कुछ दिख जा रहा है। रात में अगर मान लो कोई इमरजेंसी हो जाए, जैसे मेडिकल इमरजेंसी हो गई, किसी को बुखार आ गई, किसी की तबीयत खराब हो गई, तो आप लोग कहाँ जाओगे? यहाँ पे मेडिकल स्टोर है, ये भी एक मेडिकल स्टोर है यहाँ पे। अच्छा, ये वाला आप उधर ले लेंगे क्या? तो के बावजूद दूसरा और एक है, बहुत सारे मेडिकल स्टोर। हाँ, अगर खुदा ना खास करे कोई ज़्यादा कैजुअलिटी हो तो उसके लिए हम हॉस्पिटल कनेक्ट करते हैं, वो जो रोड के ऊपर है। उसके लिए ज़्यादा ये मतलब जो एम्बुलेंस भी है यहाँ पे, वाटर एम्बुलेंस। और उसके बावजूद हमारे पास ये मोटर्स रहते हैं, किसी मोहल्ले में 1, 2, 4 रहते हैं, तो इमरजेंसी में हम यही मोटर करते हैं यूज़। जहाँ से नज़दीक पड़ता है वो रोड हम कनेक्ट करते हैं। ये आप बता रहे हो, ये मेडिकल स्टोर है यहाँ पे। ये मेडिकल स्टोर हाँ, ये अभी बंद है? ये भी बंद है, शाम को आएगा। उसके बावजूद भी आगे एक है, वो भी अभी बंद ही होगा। वो 4 बजे आएंगे, सब सवेरे और शाम को खुले रहते हैं। जैसे वो दूर घर जो नज़र आ रहा है, वो क्या वहाँ पर वो हाउस बोट? ये हाउस बोट, तो उसमें वो किराए पर देते हैं कि उसमें लोग रहते हैं? नहीं उसमें वो पर्सनल खुद रहते हैं लोग। कल्चर है डल लेक का, हाउस बोट एक कल्चर है यहाँ पे लोगों का। 5 करोड़ लगा देते हैं लोग हाउस बोट के। अगर जिनको मतलब पुश्तैनी एक बिजनेस है, वो इसके बगैर कर भी क्या सकते हैं। ये जैसे ये घर है, दिखाइए, ये शानदार घर है, ये हाउस बोट है कि घर है? बोट नहीं, ये घर है, ये कॉलोनीज है ना, जो लोग रहते हैं। जैसा यहाँ पे भी घर देख रहे, पूरा गाँव है, हम गाँव में घूम रहे हैं अभी। यहाँ पे ये लोग खेती बाड़ी वगैरह हर कोई अपना काम बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पे यही सिस्टम चलता है। ये जो बड़े बड़े हाउस बोट होते हैं, इसमें अंदर क्या क्या होता है? इसमें होते हैं रूम। नॉर्मली इसमें 2 रूम होते हैं, 3 रूम और 4 रूम। कोई हाउस बोट हैं, अगर ये 1200 हाउस बोट्स है, 1200 हाउस बोट्स में आपको 30-40 हाउस बोट जो मिलेंगे जो लग्जरी है, और उनमें 6 बेडरूम्स है। तो बाकी आमतौर यहाँ पे देखा जाए हाउस बोट 2, 3 या 4 रूम वाले होते हैं। तो इसमें इनको अंदर ही इनके पीछे में घर होते हैं हाउस बोट वालों के,
जो मतलब वहाँ पे खाना वाना जो अपने फैमिलीज़ के लिए भी पकाते हैं। हाँ, कस्टमर को कुछ खाना खाना होगा, जैसा रेस्टोरेंट्स में अगर कस्टमर जाएंगे तो वहाँ पे बना के खाना होता है 3 दिन का, 4 दिन का भी या 2 दिन का भी। तो यहाँ पे वैसा नहीं रहता। यहाँ पे अगर कस्टमर समझो एक कपल आ गया है, उसने ऑर्डर यहाँ पे किया, हमको सब्ज़ी चाहिए या पनीर चाहिए या मटन चाहिए, चिकन चाहिए, जो भी चाहिए, तो उसको 2 या 3 घंटे पहले ही बताना पड़ता है कि हमको शाम को खाने में ये चाहिए या लंच में ये चाहिए, बिफोर 3 आवर्स। तो तभी उसको वो खाना मिल सकते हैं। और ये रेस्टोरेंट्स में के जैसे यहाँ पे प्लेट के हिसाब से नहीं बनाया जाता है। यहाँ पे अगर जो खाना ये लोग ऑर्डर करते हैं तो उसको भरपूर पेट भर के खाना मिलेगा। जैसा उसने एक बार खाया है, उसको कम पड़ गया खाना तो और मंगा सकते हैं, वो और खा सकते हैं। यहाँ पे पार्क वगैरह सब बना रखा है? पार्क वगैरह सब बना हुआ, एक गार्डन्स बने हैं इसके अंदर। हर कोई शौकीन होता है हाउस बोट वाला, तो वो अपने घर के सामने यहाँ पे पार्क बनाता है। तो जिसको कैपेसिटी नहीं होता है लैंड का, तो वो प्लेटफॉर्म बनाते हैं लकड़ियों के, उसके ऊपर ये गमले लगाते हैं, गमलों में वो फूल उगाते हैं। तो हाउस बोट जो है हर कोई फैसिलिटी, जैसा घर में आप खाना खाओगे होममेड जैसा खाना, वैसा यहाँ पे खाना मिलेगा। तो हाउस बोट एक चीज़ वो है कि तारीफ़ करने लायक है। यहाँ पे जो भी कस्टमर आता है उसका इस हाउस बोट वालों के फैमिली के साथ, और जो खासकर ऑनर है, तो उसके एक घर जैसा व्यवहार बनता है। उस कस्टमर को अगर आगे किसी रिलेटिव, किसी दोस्त को आना होगा, तो अगर उसको किसी जगह 1000 रुपये पे रूम मिलेगा, ये हाउस बोट वाला उसको 2000 चार्ज करेगा उस रूम के लिए। मगर जो इसके पहले जो रह चुका होगा यहाँ पे, वो 1000 के बदले इसको 2000 देगा, बोलेगा नहीं इसी के पास जाना है। अच्छा, जैसे मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे वाटर टैंक है, लोग यहाँ पानी कैसे आता है? पानी यहाँ पे म्यूनसिपलिटी का सप्लाई है, यहाँ पे सब सिस्टम लगा हुआ है। पाइपलाइन से? पाइपलाइंस वो पानी में बिछा हुआ है। उसके लिए भी यहाँ पे वाटर वर्कर्स के बंदे तैनात है। कभी भी आप लोग ये प्रॉपर ना तो उर्दू बोलते हैं ना तो प्रॉपर हिंदी बोलते हैं? नहीं, ये फारसी है क्या? फारसी जो था वही, जो फारसी बोला जाता था वो अब कम बोली जा रही है। मतलब पहले जो कल्चर हमारा था फारसी का, वो ख़त्म होने लगा है दिन ब दिन। अभी अगर किसी बच्चे को भी बोलोगे, मतलब कश्मीरी हम बोलते थे बोला यूर, यानी इधर आओ, अब उसको इंग्लिश में बोलते, उर्दू में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, आ जाओ इधर, क्या खाया, कहाँ जाना है, मतलब यही भाषा चलता रहता है। मेन कश्मीरी थी वो अब ख़त्म हो रहा है दिन ब दिन। अभी बहुत सारे जो है वो बोल रहे हैं अपने कल्चर को ज़िंदा रखो, क्योंकि अपना भाषा बोलो, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर हम अपना भाषा बोलेंगे उनको थोड़ा ऑड लग रहा है। ये टेलर की दुकान भी इसी में है? किसी को कपड़े सिलवाने हो तो यहाँ आ सकता है? अभी बंद है? अभी बंद है क्योंकि लंच टाइम चल रहा है। 4 बजे तक यहाँ पे यही पोजीशन रहेगी क्योंकि लंच टाइम है। 4 बजे तक लंच टाइम होता है? हाँ। तो कितने बजे तक दुकानें यहाँ पे खुली रहती हैं? अच्छा, ये देखिए घर है, ज़मीन, ये टापू है, वहाँ पे घर बना। हाँ, ये देखो, ये खेती बाड़ी करेंगे इसके अंदर गाजर का बीज इन्होंने लगाया है। तो जब सर्दियों का मौसम आता होगा या चिड़िया कला का टाइम आता हो, तब तो पूरा जम जाता होगा ये? पूरा जम जाता तो है। आप लोग क्या करते हैं तब? उस टाइम यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है घरों में काम करते हैं, शाल बुना जाता है, वुड कार्विंग बुना जाता है, मतलब अलग अलग से जो कश्मीर हैंडीक्राफ्ट है वो करते हैं। ये देखो, ये भी मेडिकल स्टोर है, ये भी बंद है। ये मेडिकल स्टोर अभी मतलब ये लंच टाइम की वजह से बंद है? बंद है, हाँ। क्योंकि इनका पता है काम हमको सवेरे और शाम को है। बाकी जो टूरिस्ट के साथ वाबस्ता है वो शॉप खुले हैं, क्योंकि उनको टूरिस्ट कभी भी आ सकता है। बाकी जो लोकल काम है, लोकल काम का एक टाइमिंग रहता है। तो ये दुकानें खोलने के लिए क्या कोई लाइसेंस लेना पड़ता है? हाँ, इनका रजिस्ट्रेशन होती है। ऐसा कोई इनलीगली कोई नहीं होगा, जो भी होगा रजिस्ट्रेशन बेसिस पे होगा। और ये जो आप बोट चलाते हैं इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन होता है? इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन है। ये क्या प्राइवेट बोट है जिससे लोग जा रहे हैं? घर के लिए है, तो पर्सनल यूज़ करते हैं। हम थोड़ा इधर ले सकते हैं लोगों के घर की तरफ? थोड़ा किसी भी गली में हम नहीं जा सकते, मतलब मनाही है। ये क्या शादी का फंक्शन है? सामने देखिए शादी का। ये हो गया ख़त्म, ये कल थी शादी वहाँ पे, ये ख़त्म हो गया। बिल्कुल एक दुकान की तरह, जैसे आप बड़े बड़े जगहों पे जाते हैं, देखिए डमी वहाँ पर लगा हुआ है, साड़ियाँ यहाँ बिक रही हैं, ये एक ख़ास बात है। और सामने बहुत सारी दुकानें हैं। ये जो आपने बताया कि आंगनबाड़ी सेंटर्स पे यहाँ पर वोटिंग डाला जाता है, उसके लिए बूथ बनाया जाता है, वो किधर है? आंगनवाड़ी यहाँ पे बहुत सारे हैं, जेसीबी भी है इस यहाँ पे? जैसे भी है सफाई करने के लिए। आंगनवाड़ी जो है वो अंदर कॉलोनियों के अंदर है, वहाँ पे खाली ये बोर्ड घुस जाते हैं, छोटे वाले बोर्ड घुस जाते हैं। जैसे ये गलियाँ बनी है तो इन्हीं के गांव के अंदर वो बसा हुआ है आंगनवाड़ी। क्योंकि बच्चे तो उधर कम ही जाते हैं, मगर गवर्नमेंट ने फैसिलिटी रखा है 5th तक। ये सुपरमार्केट है, यहाँ पर जो सुपरमार्केट कल्चर होता है वो है यहाँ पर, और बाकी जो भी आपको ख़रीदना हो यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं।